क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 88 यांगपू शहर। बम। यूनक्सियाओं की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे जियारोंग जमीन पर गिर गई। युवा मास्टर, यह सच नहीं है। वह झूठ बोल रहा है। क्रोधित होते हुए वह खड़ा हुआ और झोंगताई पर उंगली से झटका देते हुए बोला, मैं जियारोंग को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम उसके शिष्य नहीं हो। हालांकि मास्टर जिया ने मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्य के रूप में नहीं लिया। उनके शिष्य शी युआन और मैं अच्छे दोस्त हैं। जैसा कि हम अक्सर एक साथ कीमिया पर चर्चा करते हैं, मुझे मास्टर जिया का आधा शिष्य माना जाता है। उन्होंने संदेहपूर्वक उनका अध्ययन किया और पूछा, आप जैसा कोई व्यक्ति मास्टर जिया रोंग को कैसे जान सकता है? वो गुआंग पहले से ही अपना धैर्य खो रहा था। इन बेवकूफों के साथ अपनी सांसें क्यों बर्बाद करें? झोंगताई, उसने यूनक्सियाओं की ओर इशारा किया और कहा, जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे जड़ी बूटी और लड़की के लिए कितना देना चाहते हो। यूनक्सियाओं ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि वे हत्या के इरादे से चमक रही थीं। ठंडी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, यह सस्ता है। आप मुझे केवल अपने सिर से भुगतान कर सकते हैं। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गुआंग गुस्से में आ गया। क्या तुम सच में जानते हो कि मैं कौन हूं? उसे थप्पड़ मारो और उस मास्टर को भी। पिताजी। जियारोंग ने पहले छलांग लगाई और वो गुआंग को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर झोंगताई के पास पहुंची और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक योद्धा के रूप में अपने साधना आधार के साथ झोंगताई को हराना एक आसान काम था। वह इस आदमी से बेहद नफरत करता था। अगर उसने अपने नाम का इस्तेमाल केवल दूसरों को धोखा देने के लिए किया होता तो वह इतना क्रोधित नहीं होता, लेकिन उसे यूनक्सियाओं से ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था। यह सोचकर कि यूनक्सियाओं के दिल में उसकी अच्छी राय कम हो गई है, जियारोंग तुरंत गुस्से से उबल पड़ा। इस बीच मेंग वू और मेंग बाई वू गुआंग की पिटाई कर रहे थे। वे दोनों योद्धा थे और मर्डरस एयर स्क्रिप्ट की खेती करने के बाद वे एक फीकी लेकिन तीव्र हत्यारी आभा में ढके हुए थे, जिससे वे भयंकर और हिंसक दिखते थे। दुकानदार अवाक रह गया। थोड़ी देर तक उन्हें घूरने के बाद वह भागा और चिल्लाया, अरे तुम उन्हें नहीं हरा सकते। इसे रोको। कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उन्हें पीटना बंद करो। वह जानता था कि अब उसे एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी क्योंकि शहर के स्वामी और झोंगताई के बेटे को उसकी दुकान में किसी ने पीटा था। अगर उन चारों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए तो उसकी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अगर वे इसके बाद भाग गए तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दुकानदार का दिल दुख गया, भले ही पिटाई उसकी नहीं हो रही थी। यह बहुत हो गया। अगर आप उन्हें इसी तरह पीटते रहे तो वे मर जाएंगे। यूनक्सियाओं ने आखिरकार रोक लगा दी। हालांकि वे तुरंत नहीं रुके, बल्कि कुछ देर तक पिटाई जारी रखी। तभी उन्होंने दो गरीब लोगों पर थूका और यूनक्सियाओं के साथ दुकान छोड़ दी। क्या आप ठीक हैं, युवा मास्टर? वू गुआंग, दुकानदार बुरी तरह डर गया। जल्दी से उसने उनकी मदद की, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि उनके चेहरे पहले से ही सूअरों की तरह सूजे हुए थे। वह उन्हें मुश्किल से पहचान सका। आप में से कौन यंग मास्टर वू गुआंग है? वह भयभीत होकर चिल्लाया। बाईं ओर वाले लड़के ने अपनी ओर इशारा किया और कर्कश आवाज में कहा, मैं हूं। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और दुकानदार को सौंपने से पहले एक सिग्नल फ्लेयर निकाला। जल्दी जल्दी सिग्नल भेजो। मैं उन्हें मारने जा रहा हूं। कांपते हुए दुकानदार ने सिग्नल को भांप लिया और ट्रिगर खींचने से पहले दुकान के बाहर भाग गया। धुएं और आग का गुबार तुरंत आसमान में उठा और फैल गया, जो काफी शानदार लग रहा था। लेकिन दुकानदार इतनी खूबसूरत आतिशबाजी की सराहना करने के मूड में नहीं था। उन्होंने बस प्रार्थना की कि सिटी लॉर्ड मिशन के लोग जल्द से जल्द पहुंच सकें।
जब तक चारों दोषियों को पकड़ लिया जाता वह ठीक रहेगा, या ऐसी उसे आशा थी। यूनक्सियाओ अचानक रुका और आसमान में आतिशबाजी की ओर देखने लगा। ऐसा लगता है कि यह दवा की दुकान से आया है, जियारोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे परेशानी की गंध आ रही है। मुश्किल, यूनक्सियाओ मुस्कुराया। वह उपद्रवी नहीं था, परंतु जब मुसीबत उसके पास आती थी तो वह डरता नहीं था। निश्चित रूप से उनके शहर छोड़ने से पहले ही सभी दिशाओं से सैनिकों की टुकड़ियों ने आकर उन्हें घेर लिया था। वो गुआंग और झोंग ताई इतनी जल्दी थे कि उन्होंने अपने सूजे हुए चेहरों को पट्टियों से लपेट लिया, जिससे केवल उनकी आंखें ही दिख रही थीं। सेना का नेता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसकी आंखें तेज थीं और उसका व्यवहार प्रभावशाली था। कुछ देर तक उन चारों को देखने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चों, तुम कौन हो? माता पिता कहाँ हो? एक नजर में यूंगसियाओ, मेंगवू और मेंगबाई सभी किशोर लग रहे थे जो लगभग 15 वर्ष के थे, और जियारोंग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो लगभग 20 वर्ष का था। तो उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न उस पर निर्देशित किए। कई वर्षों तक यांगपू सिटी गार्ड्स के कमांडर के रूप में बान बिंगबाई का निर्णय स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में अधिक सटीक था। हालांकि वे चारों अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वे सभी योद्धा थे, और उनमें से एक चरम 8 सितारा योद्धा भी था। 15 वर्षीय चरम 8 सितारा योद्धा का क्या मतलब था? इसने उन्हें बताया कि किशोरों के इस समूह की पृष्ठभूमि काफी मजबूत होनी चाहिए, और इसी वजह से उसने उन्हें पकड़ने का आदेश बिना सोचे समझे नहीं छोड़ा। जियारोंग इस सवाल से नाराज हो गए और उन्होंने और भी ठंडी आवाज में कहा, रास्ते से हट जाओ। वो गुआंग के नथुने फड़क उठे। उनके साथ अपनी सांस बर्बाद मत करो, कमांडर बान, उन लोगों को पकड़ो, उन्हें बांधो और उन्हें पीट पीट कर मार डालो, और लड़की को मेरे कमरे में भेज दो। मैं उसे पीड़ित करने जा रहा हूं। बान बिंगबाई को अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। वह कैसे चाहता था कि वह इस अपवित्र बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मार सके। इतने सारे लोगों के सामने वह अपना अहंकार थोड़ा कम क्यों नहीं कर सकता, लेकिन सिटी गार्ड्स के कमांडर के रूप में उसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उदास चेहरे के साथ उसने जियारोंग से कहा, क्या आप जानते हैं कि आपने क्या अपराध किया है? यदि आपने अपने माता पिता को नहीं बुलाया तो आपको गंभीर परिणाम भुगतना होगा। अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगे तो तुम्हें इससे भी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, जियारोंग ने तिरस्कारपूर्वक ठंडी आवाज में कहा। बान बिंगबाई को पता था कि आगे बात करना व्यर्थ है, इसलिए उसने हाथ हिलाया। तुरंत सैनिकों ने अपने कृपाण या भाले निकाले और भीड़ लगा दी। पकड़ना, यूनक्सियाओ अचानक चिल्लाया। क्या आप हमें संख्याओं से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? वो गुआंग ने कहा, हाँ, हम हैं। क्यों? संतुष्ट नहीं हैं? ठीक है, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते मैं तुम्हें मारता रहूंगा। यूनक्सियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। रक्षकों के बीच उन्होंने मूल क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को देखा, और घोड़े पर बैठा कमांडर एक महान मार्शल मास्टर भी था। उसे उनसे कोई डर नहीं था, क्योंकि अगर वह जाना चाहे तो उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन मेंगवू और अन्य लोगों के लिए यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगा कि आपने हमारे माता पिता के बारे में पूछा है। हमें 5 मिनट दीजिए। बान बिंगबाई ने फिर लहराया। इशारे पर सभी गार्ड तुरंत रुक गए, भाले की तरह सीधे खड़े हो गए और आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। जाहिर है वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। इस बीच यूनक्सियाओ ने अपनी जेब से एक तीर निकाला और उसे आकाश में फेंक दिया, जो 8 छोटे डार्ट्स में टूट गया और घने धुएं और चकाचौंध रोशनी के साथ सभी दिशाओं में निकल गया। एक बादल भेदी तीर। बान बिंगबाई की चीखें डरावनी हो गईं, उसकी आंखें लगभग अपनी जेब से बाहर गिरने लगीं। जब उसने चारों युवाओं का दोबारा अध्ययन किया तो उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें रिसने लगीं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले सेना में कार्यरत था, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह तीर क्या था। यह सेना में सर्वोच्च क्रम का असेंबली सिग्नल था। स्टील से बने ऐसे प्रत्येक तीर में फ्लेमिंग क्लाउड पाउडर नामक एक सामग्री होती है,
जो विस्फोट होने पर गाढ़ा धुआं और तेज रोशनी पैदा कर सकती है और तीर में 8 डार्ट्स के साथ सभी दिशाओं में गोली मार सकती है। इसलिए चाहे सैनिक कहीं भी हों, वे हमेशा असेंबली पॉइंट के सटीक स्थान का सटीक पता लगा सकते थे। हालांकि वू गुआंग को तीर का पता नहीं था, लेकिन वह भी गूंगा हो गया था। लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक उत्साह से चमक उठीं। उन सभी को मार डालो कमांडर बान। मुझे वह तीर चाहिए। यह मेरे सिग्नल फ्लेयर से बहुत अधिक मजबूत दिखता है। बान बिंगबाई लगभग अपने घोड़े से गिर पड़े और उनका चेहरा पहले से ही हल्का हरा हो गया था। धत तेरी की! उसकी सेना में सबसे मजबूत सिग्नल फ्लेयर है और आपकी सिर्फ एक आतिशबाजी है। वे बस दो अलग चीजें हैं। बेवकूफ! अब आप मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वे चारों कोई आम लोग नहीं थे। जल्दी से उसने पास खड़े एक गार्ड को कुछ शब्द फुसफुसाए, जिसने आदेश प्राप्त किया और बेतहाशा सिटी लॉर्ड मिशन की ओर भाग गया। अचानक नगर के फाटक से बड़े शोर की आवाज सुनाई दी और भूमि भी हिलने लगी। भागो! अपनी जान बचाने के लिए भागो! आप कौन हैं? आपको यांगपू शहर में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? भागो! वहां एक सेना शहर पर हमला कर रही है। सिटी लॉर्ड और कमांडर बान को तुरंत सूचित करें। दूर तक हुए शोर ने सभी को चौंका दिया। बान बिंगबाई को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था जब उन्होंने 4 युवाओं के चेहरे पर शांत भाव और उनके मुंह के कोनों पर मुस्कान के निशान देखे। उसका दिल एक पल में डूब गया। इस बार हमारा काम हो गया। हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे हमें कभी नाराज नहीं करना चाहिए था। कई वर्षों तक यांगपू में सभी प्रकार की शरारतें करने के बाद वो गुआंग अंततः एक ईंट की दीवार में फंस गया है। लगभग 10 मिनट में 2000 छात्र सैनिकों ने, जिनमें से प्रत्येक ने तीव्र जानलेवा हवा छोड़ी, यांगपू के सिटी गार्ड्स को घेर लिया था। आप कौन हैं? वो गुआंग अंततः घबरा गया और ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है। उसने बान बिंगबाई को एक तेज धक्का दिया और डरते हुए पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए कमांडर बान? प्रतिबंध बिंगबाई ने जोर से निगल लिया। वह पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुका था। जब सैनिक आए तो उनकी खतरनाक जानलेवा हवा ने पहले ही उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, भले ही वह एक महान मार्शल मास्टर था। और जो चीज उसे डरा रही थी वह यह थी कि एक शक्तिशाली दबाव ने उसके चारों ओर के शून्य को बंद कर दिया था और जानलेवा हवा सीधे उसकी अस्थि मज्जा में घुस गई थी। उसकी अभी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका मानना था कि जब तक वह हिलेगा, भले ही वह एक आकस्मिक हरकत ही क्यों न हो, उसे तुरंत मार दिया जाएगा। उनके पास 2000 योद्धाओं की सेना है और उनमें एक मार्शल लॉर्ड भी है। हे भगवान, वास्तव में ये 4 लोग कौन हैं? क्या उनमें से कोई राजकुमार हो सकता है? लेकिन किसी राजकुमार के पास भी इतनी भयावह सेना नहीं होगी। उसे पूरे शरीर में अकड़न महसूस हुई, केवल उसके गालों और पीठ से पसीना बह रहा था। हवा बेहद शांत हो गई। हालांकि उस स्थान पर हजारों लोगों की भीड़ थी, फिर भी वहां एक भी शोर सुनाई नहीं दे रहा था। वो गुआंग उस समय असमंजस में पड़ गए जब उन्हें बान बिंगबाई से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसकी घबराहट बढ़ गई और उसने घबराहट से इधर-उधर देखने लगा। प्रत्येक योद्धा से जानलेवा हवा निकल रही थी और उनके चेहरों पर गंभीर भाव ने उसकी पीठ में ठंडक पहुंचा दी। ठीक है, हम अब खेल शुरू कर सकते हैं, यूनक्सियाओ ने कहा। मुझे बताओ पिगहेड, तुम कैसे खेलना चाहते हो? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जैसे ही यूनक्सियाओ ने बोला, बान बिंगबाई को लगा कि उसके चारों ओर की हवा ढीली हो गई है और दबाव गायब हो गया है। हालांकि वह अभी भी अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसे एक दिव्य भावना द्वारा लक्षित किया जा रहा था। यदि उसने कुछ करने की कोशिश की तो संभवतः उसे एक पल में मार दिया जाएगा। अब वो गुआंग को बोलने की हिम्मत कैसे होगी? उसने बहुत देर तक अपने आप को अपने घोड़े की गर्दन पर गिरा दिया था, यहाँ तक कि अपना सिर उठाने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बान बिंगबाई के पास खुद को सीधा करने और अपने घोड़े को नीचे झुकाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उनका प्रभावशाली ढंग खत्म हो गया था
और उन्होंने बहुत सतर्क स्वर में पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? यह यांगपू है और हम कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। आप बिना अनुमति के अपने सैनिकों को शहर में नहीं ला सकते। कानून। मिंगबाई ने अपनी आंखें घुमाईं और हंसी। जब आपके पास हमसे अधिक लोग होते हैं तो आप हमें बलपूर्वक नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पास अधिक लोग होते हैं तो आपको अचानक याद आता है कि कानून है। यूनक्सियाओ ने उपहास किया। शुरुआत में आप में से कुछ 100 लोग हम चारों को हराना चाहते थे और अब मेरे 2000 आदमी आपको हराना चाहते हैं। यदि हम अनुपात से गणना करें तो हम अभी भी हार रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं। कमांडर बान, आइए शुरू करें और अधिक समय बर्बाद न करें। मैं बहुत व्यस्त हूं। अध्याय 89। चलो अच्छी बातचीत करें। बान बिंगबाई ने अपना सिर झुका लिया। वह लड़ने का साहस कैसे कर सकता था जब उसके चारों ओर 2000 सैनिकों में से प्रत्येक एक योद्धा था और उनकी हत्यारी हवा इतनी मजबूत और क्रूर थी कि यह जीवन और मृत्यु की अनगिनत लड़ाइयों से गुजरने के बाद ही उत्पन्न हो सकती थी। यदि उसे इस सेना से लड़ना होता तो यह अपनी कब्र खोदने से अलग नहीं होता। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक मार्शल लॉर्ड था जो अकेले ही अपने सभी सिटी गार्ड्स को मार सकता था। जैसे ही वह अपनी बुद्धि के अंतिम पड़ाव पर था, बाहर अचानक हंगामा मच गया। आखिरकार सिटी लॉर्ड का आगमन हो गया। सिटी गार्ड्स के कमांडर ने राहत की लंबी सांस ली। चाहे यह कितना भी गंभीर क्यों न हो जाए, कम से कम महामहिम स्वयं इससे निपटने के लिए यहाँ हैं। आखिर मुसीबत तो उनके बेटे ने ही खड़ी की थी। सौभाग्य से मैंने इनमें से किसी भी व्यक्ति को नाराज नहीं किया है। मुझे जाने दो, मैं यांगपू का सिटी लॉर्ड वुलियांटियन हूँ। कुछ गार्डों के साथ बड़े पेट वाला एक आदमी घेरे में चला गया। वह शिष्टाचार के कुछ शब्द कहने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने देखा कि केंद्र में 4 युवक घिरे हुए हैं तो वह वहीं रुक गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उनमें से कौन नेता था और उसे अपना अभिवादन किस पर लक्षित करना चाहिए। पिताजी, आखिरकार आप यहाँ हैं। वो गुआंग अपने घोड़े से गिर गया और वुलियांटियन के पास पहुंच गया, फिर उसके पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब जब उसके पिता आ गए थे तो उन्हें लगा कि सब कुछ हल हो सकता है और उन्हें अब इस जगह पर नहीं रहना होगा और इन शापित लोगों से घिरा रहना होगा। यह बहुत डरावना था। पिताजी, उन्होंने मुझे धमकाया। यूनक्सियाओ और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, देखो उन्होंने मुझे कैसे पीटा है। और उन्होंने हमें घेरने के लिए इतने सारे सैनिकों को भी बुलाया। पिताजी, आपको उन्हें जेल में डालना होगा और उनकी हिम्मत तोड़नी होगी। उनके आसपास के सभी सिटी गार्ड ठंडे पसीने से तर हो गए, जबकि झोंगताई की आंखों में एक अविश्वसनीय भाव था। यह अय्याश बेटा इतना मूर्ख क्यों है? क्या वह यह नहीं बता सकता कि वह इस समय किस स्थिति का सामना कर रहा है? हे भगवान, अगर हम ऐसे मूर्ख का अनुसरण करते रहेंगे तो हमारा भविष्य उज्ज्वल कैसे हो सकता है? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उन्हें मारो। यह तुम्हारे अंदर कुछ इंद्रियों को हरा देगा। वुलियांटियन को भी उसके बेटे ने अवाक कर दिया था, इसलिए उसने तुरंत उग्र रूप धारण कर लिया और डांटते हुए वो गुआंग के सिर पर प्रहार किया। तुम्हें बस इतना पता है कि हर जगह परेशानी कैसे पैदा की जाती है। जब हम घर लौटेंगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चूंकि उसे पता नहीं था कि नेता कौन है, उसने उन चारों पर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, नमस्कार, मैं यांगपू का सिटी लॉर्ड वुलियांटियन हूँ। मैंने अपने बेटे को पढ़ाने का खराब काम किया है। मुझे आशा है कि उसने जो किया है उसके लिए आप उसे माफ कर सकते हैं। यूनक्सियाओ ने कहा, ठीक है, हम अनुचित लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए यहाँ खड़े होकर बात करना उचित नहीं है। हम किसी अन्य जगह पर जाकर अच्छी बातचीत क्यों नहीं करते? जियारोंग और अन्य लोगों ने यूनक्सियाओ को आश्चर्य से देखा, सोच रहे थे कि वह क्या कर रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कहीं और बातचीत क्यों करना चाहेंगे, जबकि यह स्पष्ट था कि यहाँ छात्र सेना पर उनका पलड़ा भारी है। दूसरी ओर वुलियांटियन अचंभित रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह किशोर नेता होगा।
वह काफी मिलनसार लगता है और चूंकि वह अभी भी एक लड़का है, उसे कुछ मिठाइयाँ खिलाकर खुश करना आसान होगा। खुशी से चमकते चेहरे पर उसने कहा, अच्छा अच्छा, कृपया मेरे साथ मेरी हवेली में आए। जल्द ही उनमें से कुछ लोग सिटी लॉर्ड मिशन के विशिष्ट अतिथि बन गए। लेकिन वुलियांटियन का दिल डर और भ्रम से भर गया, क्योंकि 2000 छात्र सैनिकों को दूर नहीं भेजा गया था, बल्कि उनकी हवेली को पूरी तरह से घेर लिया गया था। अपने कप में चाय की चुस्कियों के बीच यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त अक्सर लड़ाई के बाद बनते हैं। मुझे लगता है कि यह भाई वू गुआंग और मेरे बीच के रिश्ते को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। वू लियांटियन ने जल्दी से कहा, ओह, मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। गुआंगर, जल्दी से हमारे छोटे भाई के लिए यहाँ कुछ शराब डालो। उसे अभी भी यूनक्सियाओ की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कुछ सरल प्रश्न पूछकर यह पता लगाने की कोशिश की, छोटे भाई, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और अदालत में आपकी पोस्ट क्या है? क्रोधी चेहरे वाले वू गुआंग को देखते हुए यूनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सुना है कि अग्रिम पंक्ति में स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए मैंने अपने भाइयों को उनका समर्थन करने के लिए लाने का फैसला किया है। हमें अपने घर और अपने राज्य की रक्षा करने की जरूरत है। वो लियांटियन अवाक रह गया और फिर वह लगभग जोर से हंसने लगा। माफ कीजिए, आप जैसा कोई व्यक्ति भी अग्रिम पंक्ति में जाना चाहता है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह इन लोगों की ताकत को नहीं जानता था और उसने केवल उनके युवा चेहरे देखे। फिर भी उसने भावपूर्ण रूप धारण किया और चिल्लाया, बहुत बढ़िया। छोटे भाई, आपकी वीरता और शूरवीरता की भावना वहां के सभी युवाओं के लिए उदाहरण होनी चाहिए। गुआंगर, तुम्हें उससे सीखने की जरूरत है। हाँ हाँ, मैं वास्तव में सीखने के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं हूँ, यूनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा। मैं अभी अभी आपके शहर से गुजर रहा था और भाई वू गुआंग के साथ मेरा झगड़ा हो गया। खैर, मुझे लगता है कि इसे ही हम भाग्य कहते हैं। किसी भी मामले में, जैसा कि मैं देख सकता हूं कि मेरे स्वामी को हमारे राज्य की सुरक्षा की परवाह है, मेरे पास एक अभिमानपूर्ण अनुरोध है। वह यहाँ आता है, आइए देखें वह क्या कर रहा है। वुलियांटियन ने सोचा, ओह, मुझे बताओ यह क्या है। हमारा कर्तव्य लोगों और राज्य की सेवा करना है, इसलिए मेरे साथ समारोह में खड़े न हो। मुस्कुराते हुए यूनक्सियाओ ने कहा, ओह, मैं नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि मेरे स्वामी ने देखा है कि हम सभी 2000 लोग खाली हाथ आए थे, इसलिए मैं कुछ प्रावधान और चारा उधार लेना चाहता हूँ। प्रावधान और चारा? सिटी लॉर्ड ने एक पल सोचा, फिर कहा, यांगपू का अनाज और चारा भंडार बहुत निचले स्तर पर है। मुझे डर है कि हमारे पास उधार देने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं है। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर ऐसा है तो हमें पैसे से मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम हमेशा आसपास के अन्य शहरों का दौरा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम उनसे प्रावधान और चारा खरीद सकते हैं। अब वह अपना असली रंग दिखा रहा है। वो लियांटियन ने अपने मन में व्यंग्य किया, लेकिन उसने परेशान भाव दिखाते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करनी चाहिए, छोटे भाई, क्योंकि तुम हमारे राज्य की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में जा रहे हो। हालांकि यांगपू एक समृद्ध शहर है, सिटी लॉर्ड के रूप में जो अपने लोगों की परवाह करता है, मेरे पास व्यक्तिगत बचत के मामले में बहुत कुछ नहीं है। खैर, मैं अभी भी अपने अधिकांश खर्चों में कटौती कर सकता हूं और आपको 10,000 सोने के सिक्के दान कर सकता हूं। क्या क्या आपको लगता है? उसने बड़ी धार्मिकता से बात की और उसने सोचा कि एक लड़के को विदा करने के लिए 10,000 सोने के सिक्के पर्याप्त होने चाहिए। लेकिन उन्होंने बान बिंगबाई के चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान नहीं देखी। यह पर्याप्त कैसे हो सकता है? केवल बादल भेदी तीर ही हजारों सोने के सिक्कों के बराबर है। उनके आधिपत्य ने इस मामले को बहुत सरल बना दिया है। यूनक्सियाओ जोर से हंसा और फिर जियारोंग उसके पीछे आ गई। वे इतनी जोर से हंसे कि इससे वू लियांटियन, जिसे अपने प्रस्ताव पर पूरा भरोसा था, अचानक अनिश्चित महसूस करने लगा। आप बहुत उदार हैं, मेरे प्रभु, यूनक्सियाओ ने कहा। हम में से केवल 2000 हैं,
और हमें इतने सारे सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने आदमियों को अपने लिए कुछ लेने दूंगा। उसने जियारोंग के कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर जियारोंग अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ चला गया। वो लियांटियन अचानक घबरा गया। इससे आपका क्या मतलब है, छोटे भाई? यूनक्सियाओ ने चाय का कप उठाते हुए उसे हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं। आओ मेरे स्वामी और कमांडर बान, चलो कुछ चाय पीते हैं। यह बहुत अच्छी चाय है। इसी बीच बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, आदमियों की चीखें और हथियारों की खनकती आवाजें। जल्द ही चीखें चीखों में बदल गईं, जिससे वुलियांटियन का दिल डर से भर गया। जल्दबाजी में उसने बान बिंगबाई की ओर देखा। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कमांडर ने झुकते हुए अपना सिर हिलाया और सिटी लॉर्ड के कान में फुसफुसाया, इस युवा की सेवा करने वाले लोगों के बीच एक मार्शल लॉर्ड है। उसके शब्द अचानक वज्रपात की तरह वुलियांटियन के सिर में फूट पड़े, जिससे उसके कान गूंजने लगे। इस युवक की सेवा करने वाले व्यक्तियों में एक मार्शल लॉर्ड भी था। तियानशुई में सभी मार्शल लॉर्ड से या तो महान स्वामी थे, सेना में शक्तिशाली जनरल थे, या राज्य संरक्षकों के कमांडर थे, और उनमें से प्रत्येक ने पूरे राज्य पर प्रभाव डाला था। भले ही वुलियांटियन एक सिटी लॉर्ड था, लेकिन जब वह उनमें से किसी से मिलता तो उसे अपना सिर झुकाना पड़ता। और फिर भी इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ उन लोगों में से एक था जिन्होंने इस युवा की सेवा की थी। वुलियांटियन को अचानक समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, आराम से करो छोटे भाई। अब तुम जो कर रहे हो वह लूटने से अलग नहीं है। लूटना? यूनक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया, जबकि उसकी आंखें ठंडी हो गईं, हत्या के इरादे से चमकने लगीं। आप जो कहते हैं उसमें सावधान रहें, क्योंकि इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक झूठा आरोप आपको मार डालेगा। वुलियांटियन कांप उठा। जैसे ही बाहर से आवाजें आती रहीं, उसने अपना चेहरा लंबा कर लिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था छोटे भाई, मेरे पास ज्यादा व्यक्तिगत बचत नहीं है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए 1 लाख सोने के सिक्के तैयार करने के लिए किसी को बुलाऊंगा। पिताजी! यूनक्सियाओ ने खड़े होते ही एक थप्पड़ से मेज तोड़ दी और गुस्से से कहा, वुलियांटियन, तुम मुझे कौन समझते हो? मैं बस सेना के लिए कुछ फंडिंग ढूंढना चाहता हूं, और फिर भी तुम मुझे डाकू समझ रहे हो। ठीक है, तुमने इसके लिए कहा था। वह जोर से चिल्लाया, कोई है? उसकी आवाज पर चेन जेन और हान बाई, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, हॉल में पहुंचे और वुलियांटियन और वू गुआंग दोनों को कुछ रस्सियों से बांध दिया। इससे वू गुआंग का दिमाग खराब हो गया और वह चीखने चिल्लाने लगा, जबकि वुलियांटियन पूरी तरह से भयभीत होकर चिल्लाया, हमें बचाओ कमांडर बान। बान बिंगबाई आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक हत्या के इरादे से उसे निशाना बनाया गया। जो कोई भी बिना अनुमति के चलेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा, यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। जिस बात ने बान बिंगबाई को चौंका दिया वह यह थी कि हत्या का इरादा, जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, मार्शल लॉर्ड की ओर से नहीं, बल्कि इस युवक की ओर से आया था, जो केवल लगभग 15 वर्ष का था। और उसे सहज एहसास था कि अगर वह आगे बढ़ा तो युवक बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा। लेकिन वह केवल 8 सितारा योद्धा है। मुझे ऐसी बेतुकी भावना कैसे हो सकती है? जल्द ही सिटी लॉर्ड और उनके बेटे को बांधकर छत से लटका दिया गया। इस बीच बान बिंगबाई ने बगल से देखा और हिलने की हिम्मत नहीं की। छात्र सैनिक अंदर भागते रहे और लूट के बक्सों को जमीन पर ढेर कर दिया, जिसने जल्द ही हॉल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा कई दुर्लभ और कीमती खजाने, आदिम पत्थर और औषधीय गोलियां, रहस्यवादी हथियार और सभी प्रकार की कीमिया सामग्रियां थीं। यहां तक कि यूनक्सियाओ भी निष्कर्षों से हैरान था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी इतनी कीमती चीजें नहीं देखी थीं, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटे शहर के स्वामी की हवेली में जमा संपत्ति उसके परिवार से भी ज्यादा थी। हान बाई भी हैरान था और उसने भयभीत होकर कहा, देखो यंग मास्टर युन, वह केवल एक छोटे से शहर का स्वामी है और फिर भी उसके पास इतनी संपत्ति है। अकेले कम से कम करोड़ों सोने के सिक्के हैं।
मुझे आश्चर्य है कि इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए उसने आम लोगों का कितना खून चूसा है। अगर हम उसकी रिपोर्ट करें तो उसने जो अपराध किया है वह उसके पूरे परिवार को फांसी देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रिपोर्ट? हमें उसकी रिपोर्ट करने की आवश्यकता क्यों है? यूनक्सियाओं ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया और कहा, भगवान वू को अपने लोगों की परवाह है और उनके पास बहुत अधिक व्यक्तिगत बचत नहीं है। वह एक गरीब आदमी है। क्या आप में से किसी को उसकी हवेली में कोई मूल्यवान चीज दिखाई देती है? नहीं, चेन जेन ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? मेंग बाई ने सिर हिलाया। मैं भी नहीं। हवेली में खजाने की तिजोरी खाली है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। ओह, मुझे उस पर विश्वास है। मैं वास्तव में ऐसा करता हूं। चेन जेन खुशी से हंसे। हालांकि वूलियांटियन को बीच हवा में लटका दिया गया था और उसका मुंह बंद कर दिया गया था, फिर भी वह अपने फेफड़ों के शीर्ष पर दहाड़ रहा था। आप उन चीजों को छू नहीं सकते या आप मृत मांस बन जाएंगे। वे प्रिंस किन यांग के संसाधन हैं। यदि आप उन पर उंगली रखेंगे तो आपके पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। ओह, कोई आश्चर्य नहीं, यूनक्सियाओं ने प्रबुद्ध स्वर में कहा। तो वे चीजें किन यांग की हैं? फिर मैं उनके साथ समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। उसने हल्के से एक उंगली उठाई और सभी आदिम पत्थरों और कीमिया सामग्री को हटा दिया। केवल सिक्के, खजाने, औषधीय गोलियां और रहस्यवादी हथियार छोड़ दिए। फिर वह मेंग वू की ओर मुड़ा और कहा, इन चीजों को इनाम के रूप में सभी को वितरित करें। अध्याय 90 स्वर्ण सिंह सेना। मेंग वू दंग रह गई क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी सारी कीमती वस्तुएं कभी नहीं देखी थीं। कुछ विद्यार्थियों की मदद से वह सारी चीजें बाहर ले आईं और उन्हें बांटना शुरू कर दिया। कुछ दूसरे दर्जे के रहस्यवादी हथियार थे जिन्हें चेन जेन और अन्य लोगों ने तुरंत छीन लिया। यह अनुकूल स्थिति में होने का उनका विशेषाधिकार था, इसलिए कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। इस बीच छात्रों ने जल्दी जल्दी बाकी चीजें बांट लीं। जिन लोगों को रहस्यमय हथियार या औषधीय गोलियां नहीं मिलीं उन्हें बड़ी मात्रा में धन मिला। परिणामस्वरूप हर कोई बहुत उत्साहित था। मेंग बाई ने 2 द्वितीय श्रेणी के रहस्यवादी हथियार ले लिए थे। उसने बाघ के सिर वाली कृपाण स्वयं रखी और हरी तलवार अपनी बहन को दी। चेन जेन और हान बाई ने भी अपने लिए एक दूसरे स्तर का रहस्यवादी हथियार प्राप्त कर लिया था। पिता और पुत्र की ओर इशारा करते हुए हान बाई ने पूछा, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए यंग मास्टर? यूं उसने इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, हम उन्हें मार क्यों नहीं देते? आखिरकार वे किन यांग के आदमी हैं? ये लोग हैं कौन? वे महामहिम से क्यों नहीं डरते? वूलियांटियन इस समय वास्तव में डरा हुआ था। डर से मोटी आवाज में उसने विनती की, मुझे मत मारो छोटे भाई, कृपया मुझे मत मारो। तुम सब कुछ ले सकते हो लेकिन हमारी जान बख्श दो। ठीक है, उन्हें छोड़ दो, यूनक्सियाओं ने आदेश दिया। उनकी राय में जिस धन को इकट्ठा करने में उन्होंने इतने साल लगाए थे उसे छीन लेने के बाद उन्हें मारना सही नहीं था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह वूलियांटियन के सामने गया और उसके कंधे को थपथपाया। कड़ी मेहनत करना याद रखें। मैं कुछ और वर्षों में आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। वूलियांटियन गुस्से से कांप उठा लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। यूनक्सियाओं और अन्य लोगों के चले जाने तक ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा भयावह रूप में बदल गया। तुरंत महामहिम को एक पत्र लिखें। मैं चाहता हूं कि ये लोग मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं। हे भगवान, उन्होंने मेरे सारे खजाने और पैसे छीन लिए हैं। वह अपने नितंबों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। लूटी गई संपत्ति में न केवल किन यांग को तुरंत प्रदान की जाने वाली वार्षिक श्रद्धांजलि थी, बल्कि वह धन भी था जो उसने लोगों के खून खराबे को वर्षों से लूटकर इकट्ठा किया था। अब वह सचमुच टूट चुका था और अंत में वह अभी भी नहीं जान पाया कि वे युवक कौन थे। इस बीच एक नौकर तत्काल नजर डालकर आया और वूलियांटियन के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। जब उसने सुना कि नौकर ने उससे क्या कहा,
तो वुलियांटियन की आंखें चमक उठीं और फिर वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नौकर की बाहें पकड़ लीं और उसे कई बार जोर से हिलाया और बहुत खुशी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि स्वर्ग भी मेरी तरफ है। अब जल्दी से जनरल कांग को रिपोर्ट करो कि यहाँ क्या हुआ। अभी जाओ। जैसे ही वुलियांटियन जोर से हंसने लगा, नौकर तेजी से बाहर चला गया। हाँ, मेरा उद्धारकर्ता यहाँ है। देखते हैं उनका क्या होगा। उसके पीछे वो गुआंग और बान बिंगबाई हैरान दिखे। यूनक्सियाओ छात्र सेना को शहर के दौरे पर ले गया। हर कोई खुश था क्योंकि उन्हें अभी जो पुरस्कार मिला था वह किन यू द्वारा दिए गए वादे से भी अधिक था। अमीर लोगों के एक समूह की तरह उन्होंने शहर छोड़ने से पहले जो कुछ भी वे चाहते थे खरीद लिया। हम यहीं इंतजार करेंगे। मर्डर्स एयर स्क्रिप्ट की खेती जारी रखें। आदेश देने के बाद यूनक्सियाओ ने अचानक अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं और यांगपू की ओर देखा। उसने आकाश में धूल के बादल उठते देखे और जमीन पर खुरों और पैरों की हल्की हल्की धड़कन सुनी। ऐसा लग रहा था कि घोड़ों और सैनिकों की एक बड़ी सेना उनकी ओर आ रही है। चेन जेन ने सदमे में कहा, हमें उस बूढ़े बदमाश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। देखो, उसने इतनी जल्दी हम पर हमला करने के लिए एक सेना जुटा ली है। यूनक्सियाओ ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, हर कोई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सबसे आगे खड़े होकर उसने आकाश में छाए धूल के बादल को उदासीनता से देखा। कुछ ठीक नहीं है, हान बाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यांगपू के पास केवल नगर रक्षकों की एक टुकड़ी है जो 5000 से कम लोगों की है और उनके पास इतने घोड़े नहीं हैं। यह सेना कौन है? अनगिनत घोड़े एक लंबी सीधी रेखा में फैलते हुए शहर के द्वार से बाहर सरपट दौड़ रहे थे। कुछ ही देर में हजारों घोड़े पहले से ही गेट के सामने इकट्ठे हो गए थे। उन पर सवार सभी लोग भयंकर लग रहे थे और प्रत्येक के हाथ में एक मानक सैन्य भाला था। फौजें फाटक से बाहर आती रहीं और शहर तेज गड़गड़ाहट से गूंज उठा, मानो उसमें लोगों की एक अंधीन धारा हो। हान बाई का चेहरा उतर गया। हमें क्या करना चाहिए, यंग मास्टर यूं? उसने भयभीत होकर कहा। यह निश्चित रूप से कम सैकड़ों हजारों सैनिकों वाली एक नियमित सेना है। सेना स्तंभों में फैल गई और अनगिनत चींटियों की तरह भूमि पर भीड़ लगा दी। पलक झपकते ही उसने यूनक्सियाओ और छात्र सेना को घेर लिया था। तभी रथ पर लगा एक बैनर दिखाई दिया जिस पर खुले दांतों और पंजों वाला एक बड़ा सुनहरा शेर चित्रित था। स्वर्ण सिंह सेना। चेन जेन भयभीत होकर चिल्ला उठा। मुझे लगा कि उन्होंने व्हाइटहेड टाउन खो दिया है। उनके पास अभी भी इतने सारे घोड़े और सैनिक क्यों हैं? हान बाई का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, न केवल उनके पास अभी भी बहुत सारे घोड़े और सेनाएं हैं, बल्कि उनमें से हर एक ऊर्जा से भरपूर और जोश से भरा हुआ है। उनके घोड़ों और उपकरणों को देखो, क्या वे एक ऐसी सेना की तरह दिखते हैं जो अभी अभी पराजित हुई हो? चेन जेन हैरान था। क्या आपका मतलब है कि वे बिना कोई लड़ाई किए पीछे हट गए? इसी बीच एक जनरल जो सबसे आगे वाले रथ पर बाघ की खाल वाली कुर्सी पर हाथ में शराब का बर्तन लिए बैठा था, ने अलसाई आवाज में कहा, आप कौन हैं? यांगपू में डकैती करने के लिए आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? रथ को शानदार ढंग से सजाया गया था और दो सेक्सी कपड़े पहने लड़कियां शराब डाल रही थीं और जनरल की पीठ की मालिश कर रही थीं। यूनक्सियाओ ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ओह, हम पराजित होने के बाद अग्रिम पंक्ति से पीछे हट गए हैं और हम जानबूझकर अपनी ताकत दिखाने के लिए यांगपू आए हैं। बम! जनरल के हाथ का बर्तन टुकड़ों में टूट गया और अंदर की शराब हर जगह फैल गई, जबकि लड़कियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपना मुंह हाथों से ढक लिया था। जैसे ही जनरल धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, उसके अंदर से हल्की सी विस्मयकारी हवा निकल रही थी, आप मौत की तलाश में हैं। उसकी खतरनाक हवा और सैकड़ों हजारों सैनिकों की सेना की युद्ध श्रृंखला ने पहाड़ों की तरह 2000 छात्र सैनिकों को घेर लिया और उन पर दबाव डाला। चूंकि वे सभी छात्र थे, छात्र सेना ने कभी ऐसी युद्ध श्रृंखला नहीं देखी थी।
इसलिए उनके दिल पहले से ही तेजी से धड़कने लगे थे और उन्हें अपनी छाती पर कुछ वजन महसूस हुआ, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इस बीच जी मेंग ने एक मार्शल लॉर्ड की अपनी आभा जारी की, जो दुश्मन के सामने आकाश में शक्तिशाली रूप से उठी और उस खतरनाक हवा को वापस कर दिया जिसने छात्रों के मन में भय पैदा कर दिया था, क्योंकि वह रथ को घूर रहा था। एक मार्शल लॉर्ड जनरल का चेहरा उतर गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आप कौन हैं? वह एक बार फिर चिल्लाया। जी मेंग ने व्यंग्य किया। मुझे विश्वास है कि जब से हम पिछली बार मिले थे कैंग लिकुन, तब से आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं। क्या आप इतने व्यस्त थे कि अब मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? भौहें चढ़ाते हुए कैंग लिकुन ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने चौंक कर कहा, आप जी मेंग हैं। आप एक मार्शल लॉर्ड भी बन गए हैं। वह सचमुच स्तब्ध था। उसे याद आया कि जब वह लगभग 1 साल पहले राजधानी लौटा था, जी मेंग सिर्फ छठे स्तर का महान मार्शल मास्टर था। लेकिन अब उसने 4 क्वाड्रेंट्स दायरे में कदम रखा था और उसकी तरह ही एक मार्शल लॉर्ड बन गया था। जी मेंग ने सिर हिलाया। भाग्य से। यह क्या है जनरल कैंग? कैंग लिकुन ने ठंडी खर्राटे लीं और तिरस्कार पूर्वक कहा, चूंकि हम दोनों प्रिंस किन यांग की सेवा कर रहे हैं। आपने यांगपू को क्यों लूटा और वुलियांटियन के लिए चीजें कठिन क्यों बना दी? फीकी मुस्कान के साथ जी मेंग यूनक्सियाओ के पीछे चला गया और वहां खड़ा हो गया। मैं अब प्रिंस किन यांग की सेवा नहीं कर रहा हूं। मैंने पूरे दिल से यंग मास्टर यू का पालन करने की कसम खाई है। प्रिंस किन यांग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या? कैंग लिकुन चौंक गया। उसने सोचा था कि इन लोगों का नेता जी मेंग होगा, लेकिन वह एक किशोर निकला जो महज एक योद्धा था। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अगर ऐसा है तो मुझे अब आपके साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यह लड़का कौन है? यूनक्सियाओ ने एक टोकन निकाला और जोर से चिल्लाया, मैं पूर्वी अभियान सेना का मुख्य रसद अधिकारी हूं और यांगपू का दौरा करने का मेरा उद्देश्य प्रावधानों और चारे की कमी को हल करना है। अपनी सारी निजी संपत्ति हमें दान करके यांगपू के सिटी लॉर्ड वुलियांटियन ने एक सराहनीय सेवा प्रदान की है। जब मैं राजधानी लौटूंगा तो मैं निश्चित रूप से महामहिम को उनके कार्यों की रिपोर्ट करूंगा और उनके लिए एक सुंदर इनाम का अनुरोध करूंगा। चौंककर कैंग लिकुन ने टोकन पर नजर डाली और पाया कि यह वास्तव में असली था। यह देखकर उसे कुछ आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्हें कुछ दिन पहले रिपोर्ट मिली थी कि राजधानी ने कुंजिन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सेना भेजी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी सेना का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने कहा, पूर्वी अभियान सेना, आप में से इतने कम क्यों हैं? धीरे धीरे उनकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। यूनक्सियाओ ने व्यंग्य किया, सेना का मार्च बिल्कुल गोपनीय है। हमें प्रावधान और चारा इकट्ठा करने का आदेश दिया गया है। जैसे ही कैंग लिकुन की आंखें संदेह से चमक उठीं, एक आदमी अचानक रथ पर आया और उसके कान में फुसफुसाया। यूनक्सियाओ की पुतलियां उस आदमी को देखकर सिकुड़ गईं, जो एक जहरीली और घृणित मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। यह ली था। जब उसने सुनना समाप्त कर लिया तो कैंग लिकुन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। आपने कहा कि आपको प्रावधान और चारा इकट्ठा करने का आदेश दिया गया था। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने निजी लाभ के लिए अपने काम का दुरुपयोग किया है और राज्य के एक वफादार अधिकारी को लूट लिया है। आपको अपने अपराध के लिए मौत की सजा दी जाएगी। कोई है? इन सभी लोगों को नीचे ले जाओ और उन लोगों को मार डालो जो आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं। जी महाराज। सैकड़ों हजारों सैनिकों की चीखों ने जंगल को हिलाकर रख दिया और 3 मील दूर तक गूंजती रही, जबकि 2000 छात्र सैनिकों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। यूनक्सियाओ स्पष्ट रूप से ली का ठंडा चेहरा और उसके होठों की हल्की हरकत देख सकता था, जिसमें लिखा था, आइए देखें कि इस बार आप अपनी मौत का सामना कैसे करेंगे। उसने गर्व से अपना सिर झुकाया और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान लाते हुए अपने होंठ हिलाए और कहा, बहुत समय हो गया ओल्ड 8। मुझे यकीन है कि एक हाथ खोना अच्छा नहीं लगता, है ना? हाँ हाँ। ली का चेहरा चमक उठा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पुराना 8 था या एक हाथ खोना था, वे दोनों एक तेज ब्लेड की तरह उसके दिल में घुस गए। उसकी गर्दन तुरंत लाल हो गई, उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में कातिलाना रूप इतना तीव्र था कि यह किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर पिघलाने के लिए काफी था। आक्रमण करना। सैकड़ों हजारों सैनिक एक स्वर में चिल्लाए। सबसे आगे मौजूद कुछ हजार घुड़सवारों ने सबसे पहले आक्रमण किया और अपने भालों को आगे की ओर झुकाते हुए पूरे मैदान में सरपट दौड़ने लगे। यूनक्सियाओं का चेहरा काला पड़ गया और उसने आदेश दिया, फैल जाओ और एक एक करके दुश्मन को मार डालो। आदेश ने तुरंत 2000 छात्रों को शांत कर दिया और वे तेजी से फैल गए। बढ़ती घुड़सवार सेना के सामने यदि वे अभी भी एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इसका अर्थ मृत्यु होगा। उनका लाभ यह था कि उनकी व्यक्तिगत लड़ने की क्षमता दुश्मन की तुलना में कहीं बेहतर थी और जब तक वे घुड़सवार सेना के लाभ को काम में नहीं आने देते, वे उनसे आसानी से निपट सकते थे। हजारों घुड़सवारों के आक्रमण से छात्र सेना तितर-बितर हो गई। आसमान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉकरोच चींटियों की बस्ती में भाग रहा हो। हालांकि चींटियां सभी योद्धा थीं, लेकिन कॉकरोच जो बना वह सिर्फ साधारण सैनिक थे। शांत होने पर सभी योद्धाओं ने शत्रुओं का संहार करते हुए गगनभेदी जानलेवा वायु छोड़ी। आह! जब जियालन अकादमी के छात्र घोड़ों के बीच दौड़ रहे थे और जितनी जल्दी हो सके दुश्मनों को मार गिरा रहे थे, पूरे अराजक मैदान में चीख पुकार की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। सभी दिशाओं में खून की धारें बह रही थीं, जबकि मारे जाने के बाद लोग घोड़ों से गिर रहे थे। केवल 10 मिनट से भी कम समय में पूरी कलवारी नष्ट हो गई। अध्याय 91 एक भीषण लड़ाई। कैंग लिकुन ने ठंडी सांस ली और भयभीत होकर रथ से उठ खड़ा हुआ। तभी उसे पता चला कि यूनक्सियाओं के 2000 सैनिक सभी योद्धा थे। उसने तियानशुई की सभी सेनाओं के बीच इतनी मजबूत ताकत कभी नहीं देखी थी। ऐसी सेना कैसे हो सकती है? क्या हो रहा है? हालांकि वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, फिर भी वह जल्द ही शांत हो गया। कोई योद्धा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक समय में 10 या अधिक से अधिक 100 शत्रुओं से लड़ सकता था। 4 लाख सैनिकों की उसकी सेना के घेरे से बच निकलना उनके लिए असंभव था। हालांकि यदि वह भीड़ की रणनीति पर भरोसा करता तो नुकसान बहुत भारी होता। इसलिए वह एक पल के लिए झिझके। यूनक्सियाओं ने अपना हाथ हवा में फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि हर कोई मर्डरस एयर स्क्रिप्ट का अभ्यास करे, एक चौकोर आकार बनाए और दक्षिण से आगे बढ़े। समझा? कुछ शत्रुओं का वध करने के बाद छात्रों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। मर्डरस एयर स्क्रिप्ट के प्रभाव के तहत उनकी आंखें जानलेवा हवा के निशान और खून की प्यास से भरने लगीं, और जब उन सभी 2000 लोगों ने एक वर्ग बनाया तो उनके ऊपर एक गहरा बैंगनी बादल दिखाई दिया, जो धीरे धीरे एक उंगली का हल्का आकार ले रहा था। यह क्या है? कैंग लिकुन की आंखें चौड़ी हो गईं। भेदने वाली भयानक जानलेवा हवा ने उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही उसने चौकोर सरणी के ऊपर एक बड़ी उंगली की धुंधली छाया को देखा, उसे अपनी छाती में कुछ फंसने और खून की उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई। शुल्क! जोर से रोने पर 2000 छात्र दक्षिण की ओर बढ़े। उनका उत्साह ऊंचा था और उनकी आंखें लाल थीं। शीघ्र ही वे 4 लाख सैनिकों की सेना में शामिल हो गए। वे जहां भी गए, उनके दुश्मन टोफू से बनी दीवारों की तरह जमीन पर गिर गए। ऐसा लग रहा था कि किसी भी छात्र ने हमला नहीं किया था और असंख्य सैनिक वास्तव में अकेले गहरे बैंगनी बादल द्वारा निगल लिए गए थे। गुस्से में कैंग लिकुन चिल्लाया, उन्हें रोकें, उन्हें हर कीमत पर रोकें। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि 2000 लोगों की वर्गाकार कतार एक मांस की चक्की की तरह थी, जिसमें खींचे जाने वाले हर सैनिक की मौत हो रही थी। ली यी की आंखें भी भय से चौड़ी हो गईं। अपने चेहरे पर विशैला भाव लाते हुए उन्होंने कहा, यह ली यूनक्सियाओं वास्तव में एक राक्षस है। अगर हमने जल्द से जल्द उससे छुटकारा नहीं पाया तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। चूंकि अजीब वर्ग सरणी उसके आदेश का पालन कर रही है, हम उसे मारकर इसे नष्ट कर सकते हैं। कैंग लिकुन को इसका एहसास हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, हाँ,
और हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जब आप उस ली यूनक्सियाओ को मार डालेंगे तो मैं जी मेंग को नीचे गिरा दूंगा। जैसे ही उसने काम पूरा किया, उसने रथ से नीचे छलांग लगाई और एक कृपाण निकालकर जी मेंग की ओर मारा। कितनी धूर्त बूढ़ी लोमड़ी है, ली यी ने मन ही मन डांटा। यूनक्सियाओं की पहचान कैंग लिकुन को अभी अभी बताई गई थी। हालांकि वे विरोधी गुटों से थे। अगर वह यूनक्सियाओं को मारने वाला होता तो कैंग लिकुन को पता था कि ली चुनयांग और ली चांगफेंग द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी, और यहाँ तक कि किन यांग भी उसे नहीं बचा पाएंगे। वरिष्ठ भाइयों, हमें इस बार इस आदमी को मार डालना चाहिए। वह हमारा शत्रु है, और यदि वह जीवित रहा तो न केवल हमें नुकसान होगा, बल्कि बहुत संभव है कि मास्टर की योजनाएं भी उसके द्वारा बर्बाद हो जाएंगी। आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि यह बच्चा बहुत दुष्ट है। यहीं आराम करो जूनियर भाई, बस हम दोनों ही उसे खत्म करने के लिए काफी हैं। गुआंग युआनजिया और यू युआनवेन भी रथ पर दिखाई दिए। दोनों उदास चेहरों के साथ यूनक्सियाओं को घूर रहे थे। ली यी ने सिर हिलाया। शुरुआत में मैंने सोचा था कि आप में से केवल एक ही पर्याप्त होगा, लेकिन यह लड़का बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि आप दोनों के लिए एक साथ हमला करना बेहतर है, तभी हम उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर सकते हैं। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। चलो चलें। हाथों में हथियार लिए दोनों व्यक्ति हवा में उछल पड़े और बेहद धमकी भरे अंदाज में यूनक्सियाओं की ओर बढ़ रहे थे। जी मेंग ने कैंग लिकुन के हमले को अपनी तलवार से रोकने के तुरंत बाद उन्हें यूनक्सियाओं पर भागते हुए देखा, जिससे वह बहुत भयभीत हो गया। अपनी आंखों में भयंकर हत्या का इरादा लेकर वह उनकी ओर दौड़ा। लेकिन कैंग लिकुन 2 सितारा मार्शल लॉर्ड और जी मेंग से अधिक मजबूत होने के कारण उसे कभी पास नहीं होने देते थे, और उन्होंने अपने कृपाण को घुमाकर और हमलों के विस्फोट के साथ जी मेंग को फंसाकर ऐसा किया। सावधान रहें युवा मास्टर युन। चूंकि वह बचाव के लिए नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल उत्सुकता से चिल्ला सकता था। यूनक्सियाओं ने बहुत पहले ही दोनों व्यक्तियों की खोज कर ली थी। हर कोई दक्षिण के लिए चार्ज करें। किसी भी चीज को अपना ध्यान भटकाने न दें, वह चिल्लाया। फिर उसने हल्के से अपना पैर जमीन पर मारा और हवा में उछलकर दक्षिण की ओर भी दौड़ने लगा। वह इतना मूर्ख नहीं था कि 2 मार्शल लॉर्ड्स के खिलाफ आमने सामने लड़ सके। जब तक छात्र सेना घेरा तोड़कर दक्षिण की ओर भाग सकती है, उन्हें जल्द ही चेन दाशिंग की सेना पर आ जाना चाहिए, और तब वापस लड़ने का समय आ जाएगा। भागने की कोशिश कर रहे हो, गुआंग युआनजिया ने व्यंग्य किया। उसने अपना भाला उठाया और उसे जोर से मारा, और उसके नुकीले सिरे को बर्फ के क्रिस्टल की डोरी से हवा में उड़ा दिया। एक वास्तविक मार्शल लॉर्ड के रूप में उसका हमला इतना मजबूत था कि यह शून्य से टूट गया और हवा को जमा दिया, जो एक बर्फ के पुल में बदल गया और यूनक्सियाओं पर गिर गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? हम पहले अपने आदमियों को मारो। जैसे ही उसकी आकृति चमकी, यूनक्सियाओ हल्के से चिल्लाया, नीदरलैंड स्वैप मूनवॉक। यूनक्सियाओ ने अराजक भीड़ में आगे पीछे चमकते हुए खुद को गोल्डन लायन सेना में शामिल कर लिया। गुआंग युआनजिया के बर्फ के पुल ने पीछा किया और तुरंत कई सैनिकों को मार डाला, लेकिन उसे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। उसने बिना कोई दया दिखाए व्यंग्य के साथ हमला करना जारी रखा। इस बीच यू युआनवेन भी पीछा करने में शामिल हो गया। उसने अपना परछाया लहराते हुए सेना में धावा बोल दिया और कत्लेआम शुरू कर दिया। यूनक्सियाओ भीड़ के बीच आराम से चमकते हुए जादुई कदमों से आगे बढ़ा। समय समय पर वह सैनिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता था, उन्हें 2 हमलावरों पर फेंकता था और वे सभी सीधे 2 हिस्सों में कट जाते थे। गोल्डन लायन सेना के सैनिक ठंडी सांसें लेते हुए भयभीत होकर उनसे दूर भाग रहे थे और दोनों व्यक्तियों को क्रोधपूर्वक घूर रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? मेरे सैनिकों को मारना बंद करो। कैंग लिकुन, जो पास में लड़ रहा था, को भी कुछ गड़बड़ का पता चला था और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। ये सभी लोग वफादार अधीनस्थ थे जो कई वर्षों से उसका अनुसरण कर रहे थे। इसलिए जब उसने उन्हें अपने ही गुट के किसी व्यक्ति द्वारा मारे जाते देखा तो उसका दिल तुरंत टूट गया। गुआंग युआनजिया अपने सामने सैनिकों को मारते हुए चिल्ला रहा था, यह सब इस लड़के की गलती है। वह बहुत चालाक है,
आपके सैनिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही उसने काम पूरा किया, उसने यूनक्सियाओं द्वारा फेंके गए एक अन्य सैनिक को मार डाला। भाले ने उस आदमी को छेद दिया और उसे खून के बादल में बदल दिया, जो जमीन पर गिरने और टुकड़ों में बिखरने से पहले तुरंत बर्फ में जम गया। कैंग लिकुन गुस्से में आ गया। यदि तुम मेरे आदमियों को दोबारा मारोगे तो बाद में तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत देना। हम्फ युआनवेन ने एक ठंडी खर्राटे ली, लेकिन फिर भी उसने अपनी आक्रामकता कम कर दी। यूनक्सियाओं द्वारा फेंके गए अगले सैनिक को लात मारकर गिरा दिया। यूनक्सियाओं पानी में मछली की तरह तेजी से भीड़ में चला गया, जबकि सैनिक उससे ऐसे बचते रहे जैसे वह कोई प्लेग हो। उसके कारण और चूंकि छात्र सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जल्द ही दक्षिण में एक दरार खुल गई, जिससे सभी लोग घेरे से बाहर निकल गए। ली यी दूर से रथ से उत्सुकता से देख रहे थे। उसके साथियों को मार डालो, देखते हैं वह फिर भागेगा या नहीं, वह दहाड़ा। यह सुनकर गुआंग युआनजिया ने भीड़ की ओर देखा। उल्लंघन से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि उन्हें आदेश देने वाला कोई नहीं था, छात्र सेना अराजकता में डूब गई और तितर-बितर हो गई। अब चौकोर सरणी में नहीं रह गई, क्योंकि वे दक्षिण की ओर अव्यवस्थित रूप से भाग गए। दरार के ठीक बाहर लिन यू और बाई चेंगफेंग खड़े थे, जो छात्र सेना का पिछला हिस्सा संभाल रहे थे। क्योंकि वे दोनों अपने साथियों के बीच केवल 2 मार्शल मास्टर थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें अधिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम्फ गुआंग युआनजिया ने एक ठंडी खर्राटे ली और दोनों व्यक्तियों की ओर अपना भाला फेंकने से पहले यूनक्सियाओं को गिरा दिया। परिणामस्वरूप लिन यू और बाई चेंगफेंग को तुरंत लगा कि उन्हें घातक हत्या के इरादे से निशाना बनाया गया था। उन पर मृत्यु का एक एहसास घर कर गया, जिससे उनके दिल भय से भर गए। उन दोनों के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में बाई चेंगफेंग प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। वह चिल्लाया और जल्दी से सैकड़ों थंडरबोल्ट मोती बाहर फेंक दिए, फिर अपनी भुजाएं इकट्ठी कर लीं। उनके वम्ब्रेस एक हो गए और एक गोल पत्थर की डिस्क में बदल गए, जो बाहर उड़ गए और ढाल के रूप में उनके सामने मंडराने लगे। तुम्हारा बचाव मेरे सामने व्यर्थ है, गुआंग युआनजिया ने तिरस्कारपूर्ण उपहास किया और अपना भाला घोंप दिया। एक के बाद एक सभी मोती फट गए और फिर भी उनमें से कोई भी उसके हमले को रोक नहीं सका। बजना। भाला डिस्क से टकराया और सभी दिशाओं में उड़ने से पहले वम्ब्रेस गड़गड़ाहट के साथ टुकड़ों में बिखर गए। इस बीच भाले की तेज नोक हवा में उड़ गई और बाई चेंगफेंग की छाती में जोर से लगी। उल्टी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बाई चेंगफेंग ने एक कौर दिल के खून की उल्टी की और उसकी आत्मा तुरंत बाहर निकल गई। चेंगफेंग लिन यू स्तब्ध रह गया और फिर दौड़ते हुए और बाई चेंगफेंग को अपनी बाहों में पकड़ते हुए दहाड़ने लगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त की पुतलियां फैलने लगी थीं। मर जाओ चींटियों। इस तथ्य से निराश होकर कि वह एक ही वार से मार्शल मास्टर को तुरंत मारने में विफल रहा, गुआंग युआनजिया ने अपना भाला उठाया और उसे फिर से बाहर निकाल दिया। देखो, लिन यू दूर एक सुंदर आकृति कांप उठी। लुओ लांडुओ डर से पीली पड़ गई और जोर से चिल्लाई, भागो, वहां से भाग जाओ। लिन यू जब उसने दुश्मन के भाले को अपने किसी प्रियजन की जान लेने के लिए आते देखा तो उसे लगा कि ताकत उसका साथ छोड़ रही है। बजना। महत्वपूर्ण मोड़ पर यूंगसियाओ अचानक प्रकट हुआ। उसने स्प्रिंग वाटर की तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि उसने शून्य में प्रकाश की धारियां छोड़ दीं, जो फिर कमल के फूलों की तरह बिखर गईं और गुआंग युआनजिया के सिर की ओर बह गईं। ब्लू लोटस तलवार का गीत। गुआंग युआनजिया को ठंड महसूस हुई। उसे समझ में नहीं आया कि एक 8 सितारा योद्धा उसके दिल को ठंडक से क्यों भर सकता है, लेकिन यह योद्धाओं का सबसे सहज अंतर्ज्ञान था। उसने ठंडी सांस ली और लिन यू को मारने का इरादा छोड़ देने का फैसला किया। जल्दी से उसने भाला वापस खींच लिया और उसे बाहर निकाल दिया, जिससे सभी कमल के फूल नष्ट हो गए। दूरी में लुओ लैंडुओ ने अपना दिल वापस अपनी छाती में रख लिया, जो लगभग उसके गले तक आ गया था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह पूरी तरह थक गई है। जैसे ही उसने कमल के फूलों से घिरी हुई आकृति को देखा, उसे एक बहुत ही जटिल अनुभूति हुई।
बाई चेंगफेंग के साथ पीछे हटें और उसे ठीक करने के लिए जिया रोंग को ढूंढें। ऐसा कहने के बाद यूंगसियाओ तुरंत गुआंग युआनजिया के बर्फीले भाले की छाया से घिर गया। लिन यू दुहक और आक्रोश से भर गया था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह रुका तो वह बोझ बन जाएगा। उसने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे धूल का एक छोटा सा बादल हवा में उड़ गया। फिर उन्होंने बाई चेंगफेंग को ऊपर उठाया और छात्र सेना में पीछे हट गए। इस समय सभी की निगाहें गुआंग युआनजिया और यूनक्सियाओ के साथ साथ कैंग लिकुन और जी मेंग पर थीं। चूंकि 4 लाख सैनिकों की सेना 2000 छात्र सैनिकों को फंसाने में विफल रही थी, इसलिए उनके लिए दोबारा हमला करना व्यर्थ था। जैसे ही जी मेंग ने यूंगसियाओ को फंसते देखा तो वह घबरा गए। वह बेतहाशा आक्रमण करता रहा। उसकी तलवार चलाने की तकनीक तेज और फुर्तीली थी, और जहां भी उसकी तलवार जाती थी आड़ू के फूल खिल जाते थे, जिससे वह एक सुंदर दृश्य बन जाता था। दूसरी ओर कैंग लिकुन हमलों से उदास और उदास था। चूंकि वह जी मेंग से एक सितारा अधिक मजबूत था, उसने सोचा कि वह आसानी से दूसरे को दबा सकता है या मार भी सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने पाया कि वह वास्तव में हमलों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। घूमना बंद करो, लड़के। अगर तुम्हारे पास गेंदें हैं तो मुझसे लड़ो। गुआंग युआनजिया भी बेहद उदास थे। हालांकि उसने अपना भाला तेजी से चलाया, फिर भी यूनक्सियाओ हर बार उससे बचने में कामयाब रहा। उसने सोचा कि यह सिर्फ भाग्य था, लेकिन जब उसके सभी हमले बच गए तो अंततः उसे एहसास हुआ कि यह उसकी ताकत का हिस्सा था। अध्याय 92 वध के देवता की उंगली। क्या तुम इससे भी अधिक बेशर्म हो सकते हो? यूनक्सियाओ ने व्यंग्य किया। आप एक मार्शल लॉर्ड हैं और मैं सिर्फ एक योद्धा हूं, फिर भी आप मुझे इधर उधर न घूमने के लिए कहते हैं। मुझे लगता है कि आपका चेहरा दीवार से भी अधिक मोटा है। गुआंग युआनजिया के नथुने फड़कने लगे, जबकि उसके हमले उग्र और तेज हो गए, लेकिन उन सभी को यूनक्सियाओ ने अभी भी चकमा दे दिया था। सच कहा जाए तो यूनक्सियाओ मन ही मन कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसने पहले ही नेदर स्वैप का अधिकतम स्तर तक अभ्यास कर लिया था। यदि गतिरोध जारी रहा तो उनकी हार अवश्यंभावी थी। एक मार्शल लॉर्ड की बर्फीली ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके, और यदि उस पर प्रहार किया जाता तो वह मर जाता। हान बाई और अन्य लोगों ने दूर से देखा कि उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे यूनक्सियाओ के जोखिम भरे प्रदर्शन से पूरी तरह से भयभीत थे। गुस्से में चेन जेन चिल्लाया, चलो एक साथ आक्रमण करें और यंग मास्टर यू को बचाएं। यह मत भूलो कि किसने तुम्हें मार्शल तकनीक सिखाई, किसने तुम्हारे साथ लूट साझा की, और जिसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पीछे का हिस्सा लाया। यदि आप अभी भी पुरुष हैं तो मेरे पीछे आओ। लड़कियां यहां रह सकती हैं। दुख और आक्रोश की दृष्टि से लिन यू ने अपना भाला उठाया और दहाड़ते हुए कहा, चलो चलें। जो लोग पीछे रह गए वे कायर हैं, और बेहतर होगा कि तुम दोबारा अकादमी में वापस न आओ। क्योंकि अगर मैं आज नहीं मर गया तो जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तब तक तुम्हें मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। दोनों हाथों से भाले को पकड़कर और उसकी नोक को आगे की ओर करके उसने बढ़त ले ली और आक्रमण कर दिया। बाकी सभी छात्र उसकी बातों से उबल रहे थे, और उसी क्षण भ्रम में उन्हें जो जानलेवा दिल मिले थे वे उनके पास वापस आ गए। उनकी आंखें क्रोध से जल उठीं और खून से लथपथ हो गईं, और जल्द ही गहरे बैंगनी रंग की जानलेवा हवा का एक बादल उनके ऊपर इकट्ठा हो गया, जो उस समय की तुलना में अधिक स्पष्ट लग रहा था जब वे अभी अभी घेरे से बाहर निकल रहे थे। उन्हें मार डालो। चलो चलें। इन दुष्टों को मार डालो। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे मार डालो। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा और आज कम से कम 10,000 लोगों को मार डालूंगा। सभी 2000 छात्र मुड़े और अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव के साथ वापस चले गए। छात्रों को उन पर हमला करते देख 4 लाख सैनिक कांप उठे। दम घोंटने वाली जानलेवा हवा व्हाइट हेड टाउन और ग्रेट पाइथन माउंटेन में देखे गए राक्षसी जानवरों से भी अधिक भयावह थी। प्रतिक्रिया स्वरूप सभी लोग पीछे की ओर बढ़ने लगे। कैंग लिकुन भी घबरा गया था। जी मेंग लगभग अपनी जान की कीमत पर सख्त संघर्ष कर रहा था।
हालांकि उसके हमले तेज और फुर्तीले लगते थे, लेकिन वे बेहद आक्रामक और पागलपन वाले थे। दूसरे शब्दों में, यदि वह हर हमले का बचाव नहीं करता तो उनके बीच की लड़ाई तुरंत आंतरिक परिणाम में समाप्त हो जाती। ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक मार्शल लॉर्ड बन गया था और इतनी ऊंची स्थिति का आनंद ले रहा था, कैंग लिकुन स्वाभाविक रूप से कभी भी अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालेगा, इसलिए वह एक निष्क्रिय स्थिति में था। और अब जब उसने 2000 छात्र सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करते देखा और उनके दृढ़ संकल्प की प्रबल भावना को महसूस किया, तो उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। जब लोग अपरिहार्य टकराव में आते थे तो जो अधिक साहसी होता था वह जीत जाता था। जैसे ही कैंग लिकुन को हतोत्साहित महसूस हुआ, उसने हारने के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, सीनियर ब्रदर यू? जल्दी से सीनियर ब्रदर गुआंग को उस दुष्ट को मारने में मदद करें। ली यी के अंदर एक बुरी भावना पनप रही थी। उसे उस विचित्र उंगली के बारे में अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ और भी था जिसने उसके दिल को निराशा और बेचैनी से भर दिया था। दूर क्षितिज पर उसने धूल के बादलों को हवा में उड़ते देखा, जैसे कि एक बड़ी सेना आ रही हो। यू युआनवेन को भी संकट का अस्पष्ट एहसास हुआ और उसने अपना सम्मान एक तरफ रखने का फैसला किया। उसके हाथ का हलबर्ड एक रोशनी के साथ फट गया और फिर वह ठंडी हवा की धाराएं छोड़ते हुए सीधे यूनक्सियाओ की ओर दौड़ा और उसने यूनक्सियाओ के सिर की ओर इशारा किया। जियारोंग युद्ध के मैदान से कहीं दूर बाई चेंगफेंग को ठीक कर रहा था। चूंकि उसकी दिव्य भावना औसत लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी, वह यह पता लगाने में सक्षम था कि चेन दाशेंग की सेना आ रही थी, और इससे वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा। हर कोई आरोप लगाता है, सुदृढ़ीकरण आ रहे हैं, 4 लाख की सेना आ रही है, इन कमीनों को मार डालो। इससे तुरंत छात्र सेना को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला और उनमें से प्रत्येक ने यू युआनवेन पर धावा बोलते हुए दहाड़ना शुरू कर दिया। इस बीच गोल्डन लायन सेना के सैनिक काफी देर तक उसके पीछे पीछे हट गए और किसी ने फिर से आगे आने की हिम्मत नहीं की। वह यूनक्सियाओ को मारने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि एक बेहद असहज शक्ति ने उसके ऊपर आकाश को घेर लिया है। उसने भयभीत होकर ऊपर देखा और देखा कि किसी बिंदु पर छात्र सेना के ऊपर गहरे बैंगनी रंग की उंगली खड़ी हो गई थी और उसकी ओर इशारा कर रही थी। फूकर, यह क्या चीज है? वह बहुत भयभीत हो गया और उसके भीतर एक विकराल लहर उठी। उस पल में मौत की एक बहुत ही तीव्र भावना ने उसे धो डाला। उसने यूनक्सियाओ को मारना छोड़ दिया और अपना हलबर्ड वापस खींच लिया, अपनी सारी ताकत उसके पीछे लगा दी और उसे फिर से उंगली पर बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसका हलबर्ड लक्ष्य से टकराया, उसे जबरन नीचे दबा दिया गया और फिर उसे लगा कि एक अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति उसके सभी बचावों को तोड़ रही है और सीधे उस पर हमला कर रही है। बम! सभी की भयभीत निगाहों के बीच यू युआनवेन की उंगली छूते ही मांस के टुकड़े 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 हो गए और हर जगह बिखर गए। 4 लाख सैनिकों की सेना में हर आदमी ने एक ही समय में ठंडी सांस ली और वे सभी भयभीत होकर पीछे हट गए। यहां तक कि 2000 छात्र सैनिक भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। यू युआनवेन को मारने के बाद उंगली गायब हो गई और प्रत्येक छात्र को तुरंत अंदर खालीपन महसूस हुआ, जैसे कि उनकी सारी आत्मा और ऊर्जा खत्म हो गई हो। इसके अलावा न केवल उनकी खून से सनी आंखें सामान्य हो गईं, बल्कि उनकी ताकत भी चली गई। अब यहां से चले जाओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सुरक्षित होते ही यूनक्सियाओ घबराहट में चिल्लाने लगा। वह इस समय छात्र सैनिकों की स्थिति को जानता था। वध के देवता की उंगली ने उनकी सारी जानलेवा हवा और प्राइमर्डियल क्यूई को सूखा दिया था। यही कारण था कि वह एक मार्शल लॉर्ड को इतनी आसानी से मार सका। यदि गोल्डन लायन सेना ने अभी हमला किया तो छात्र सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सौभाग्य से 4 लाख सैनिक पहले से ही वध से भयभीत थे और यह देखने के बाद उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए थे कि कैसे उस अजीब चीज ने एक मार्शल लॉर्ड को मार डाला था, जिसने छात्र सेना पर फिर से हमला करने का उनका साहस खो दिया था। ली यी को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अभी देखा। उनके वरिष्ठ भाई, एक मार्शल लॉर्ड की मृत्यु इतने बेतुके तरीके से क्यों हुई?
उसने अपनी आंखें मली और जंगली हो गया। एक पागल आदमी की तरह उसने तलवार निकाली और चिल्लाते हुए आगे बढ़ गया, हरामी, कमीने, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। दोनों सेनाएं कुछ व्यक्तियों के बीच हो रहे युद्ध को एकटक देखती रहीं। ली यी एक महान मार्शल मास्टर थे। हालांकि उसने अपना एक हाथ खो दिया था, फिर भी उसमें ताकत थी। और अब चूंकि वह पूरी तरह से पागल हो गया था और अपना दिमाग खो चुका था, वह और भी मजबूत हो गया था, जिसने यूनक्सियाओं के लिए उसके हमले को अपरिहार्य बना दिया था। इसे रोकें। हर कोई। एक तेज दहाड़ अचानक दूर से आई, हर कान में चुभती हुई और पूरे मैदान में गूंज उठी। इससे हर कोई हैरान रह गया। क्या आवाज से ली अपने पागलपन से जाग गया और भयभीत होकर बोला, ज्योक विंगवांग, शट, वरिष्ठ भाई, जल्दी से इस आदमी को मार डालो। उसका हृदय आक्रोश से भर गया। युंगसियाओ उसकी स्वाभाविक दास्ता की तरह था। जब भी उनका आमना सामना हुआ, हमेशा उसे पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया। इस बार भी वैसा ही था। हालांकि परिस्थिति ने उनका साथ दिया, फिर भी उन्होंने एक बड़ा भाई खो दिया। उसने फैसला किया कि उसे यूनक्सियाओं को अभी और यहीं मार देना चाहिए, अन्यथा उसे हमेशा मानसिक रूप से दबाया जाएगा, जो उसे अपनी मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने से रोक देगा। आइए देखें इस बार आप कैसे बचेंगे। दो दुश्मनों के संयुक्त हमले के सामने यूनक्सियाओ अंततः टिक नहीं सका और बर्फठंडी हवा की धाराओं से प्रभावित होने लगा। हालांकि वह सभी महत्वपूर्ण स्थानों से बच चुका था, लेकिन उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी बीच दूर से कुछ आकृतियां दौड़ती हुई दिखाई दीं। उनकी गति से पता चलता है कि वे सभी विशेषज्ञ थे। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ली यी ने यूनक्सियाओं को जोर से लात मारी, जिससे वह हवा में उछल गया। उसके नीचे दोनों व्यक्ति बुरी तरह मुस्कुरा रहे थे, जब बर्फ की ठंडी ऊर्जा की दो किरणें जमीन से छेद कर ऊपर की ओर निकल रही थीं। चोटों से घिरे यूनक्सियाओं ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपने हाथ और पैर बाहर फेंक दिए। ऊर्जा उसकी हथेलियों और तलवों से फैलकर पानी की फिल्म जैसी दिखने वाली चीज बन गई, जिसने उसके शरीर को हवा में मजबूती से पकड़ रखा था। चूंकि वह गिरा नहीं, बर्फ की लड़ियां उसे भेदने में विफल रहीं। यह देखकर ली यी और गुआंग युआनजिया की पुतलियां भय से सिकुड़ गईं। दूर से दौड़ने वाली तीन शख्सियतें ज्योक विंगवांग, लो युनशांग और चेन दाशेंग थीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन सभी ने अभी अभी लड़ाई देखी, विशेषकर वध के देवता की उंगली। जब उन्होंने देखा कि इसने यू युआनवेन को कैसे मार डाला, तो वे पूरी तरह से चौंक गए। अब जब उन्होंने यूंगसियाओ को मौत के संकट का सामना करते देखा, तो उनका दिल घबरा गया और वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। चेन दाशेंग का चेहरा उदास था और उसने चिल्लाते हुए कहा, बास्टर्ड्स, अगर यूनक्सियाओ को चोट लगी तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। यूनक्सियाओ अपने भाई का इकलौता पोता था, जिसने उसकी जान भी बचाई थी। अगर यूनक्सियाओ मारा गया तो वह अपने भाई को क्या जवाब देगा? यदि ऐसा हुआ तो उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहीं आत्महत्या करनी पड़ सकती है। दूसरी ओर लो युनशांग को अपने दिल में एक अजीब सा डर और असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कि उसका कोई प्रिय उसे छोड़ने वाला हो। ज्योक विंगवांग का चेहरा सबसे शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का भयानक इरादा भरा हुआ था, जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। यूनक्सियाओ चुपचाप हवा में तैरता रहा, परंतु अत्यधिक ताकत खोने के कारण वह फिर भी धीरे धीरे नीचे की ओर गिर पड़ा। दूर से आ रही अतिरिक्त सेनाओं को देखते हुए उसने खुद से कड़वाहट से कहा, बहुत देर हो चुकी है। बम! हवा का वह बुलबुला जिसने उसे तैरने में मदद की, फट गया। उसने अपने हाथ और पैर पीछे खींचे और अचानक उसके हाथों में लगभग 1 दर्जन रंगीन सुइयां थीं। अपने चेहरे पर उग्र भाव दिखाते हुए उसने अपने पूरे शरीर के एक्यूपवाइंट में सुइयां घुसा दीं। वह क्या कर रहा है? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हर कोई स्तब्ध रह गया, यहां तक कि जी मेंग और कैंग लिकुन ने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को सावधान दृष्टि से देखा और फिर अपना सारा ध्यान यूंगसियाओ पर केंद्रित कर दिया।
यूनक्सियाओं के शरीर में सुइयां घुसेड़ने से एक चौंकाने वाली आभा निकलने लगी जो लगातार बढ़ती गई। हालांकि हवा का बुलबुला फूट चुका था, फिर भी वह हवा में मंडरा रहा था, धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जैसे कि उसे किसी प्रकार की शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। अरे तुम्हें मारा क्यों नहीं जा सकता? ली चिल्लाई। उसे ऐसा लगा जैसे वह पागल हो रहा है और उसकी आंखों में संकल्प की चमक चमक उठी। उसने अपनी जेब से एक सुनहरी औषधीय गोली निकाली और उसे मुंह में डालकर निगल लिया। गुआंग युआनजिया हैरान था और वह अनजाने में चिल्लाया, आप ऐसा नहीं कर सकते जूनियर भाई। ली यी का चेहरा मुड़ गया और वह जोर जोर से हांफने लगा। अचानक उसकी मांसपेशियां सूज गईं और उभर गईं और वह बहुत दर्द में लग रहा था। भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, अगर मैं आज उसे नहीं मारूंगा तो मैं नहीं रुकूंगा। गर्जन। एक दहाड़ के साथ उसका शरीर अचानक कई फीट लंबा हो गया और उसकी पूरी त्वचा पर काले बाल दिखाई देने लगे। पलक झपकते ही वह पूरी तरह से एक विशाल पहाड़ी वानर में बदल गया था। क्या 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 चल रहा है? हर कोई चौंक गया। क्या ली यी वास्तव में एक वानर था? लेकिन वह बहुत बेतुका था।